हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी तक हम कुल 5 ट्रेडिशनल मेथड्स पे बात कर चुके हैं। आज के सेशन में हम कुछ और परफॉर्मेंस अप्रेजल के ट्रेडिशनल मेथड्स पर बात करेंगे। तो नेक्स्ट मेथड पे हम बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड। इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस. It is a descriptive report prepared generally at the end of every year by the employee's immediate superior. The report highlights the strengths and weaknesses of the subordinates. तो नाम से ही स्पष्ट है कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड यानी यहाँ पर गोपनीय रिपोर्ट बनाई जाती है। और ये जो मेथड है वो स्पेशली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स है, उसमें सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाता है। जैसे पुलिस डिपार्टमेंट है, टीचिंग डिपार्टमेंट है, इन डिपार्टमेंट्स में कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। यहाँ पर जिन एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस का अप्रेजल करना है, उन एम्प्लॉई के लिए उनका जो सुपरवाइज़र होता है वो एम्प्लॉई की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखते हुए एक डिस्क्रिप्टिव रिपोर्ट तैयार करता है। और ये जो रिपोर्ट है वो HR डिपार्टमेंट को सबमिट करवाई जाती है। इस रिपोर्ट की इन्फॉर्मेशन सिर्फ उस एम्प्लॉय के सुपीरियर यानी उसका जो बॉस है उसी को होती है, क्योंकि वही इस तरह की रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर करता है। और रिपोर्ट में कुछ एट्रीब्यूट्स को नोट किया जाता है, जैसे एम्प्लॉय का क्वालिटी ऑफ वर्क कैसा है, एम्प्लॉय का जो है वो एब्सेंट तो नहीं रहता है, एम्प्लॉय की पंक्चुअलिटी कितनी है, उसका एम्प्लॉय का कैरेक्टर किस तरह का है, बिहेवियर किस तरह का है वर्क प्लेस पर। इन सभी चीज़ों को देखते हुए जो एम्प्लॉय का जो सुपीरियर है वो एक कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो तैयार करता है, और वो रिपोर्ट जो है वो HR डिपार्टमेंट को सबमिट करवाई जाती है। तो स्पेशली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जब एम्प्लॉय का प्रमोशन करना होता है या ट्रांसफ़र करना होता है, तो ऐसे कुछ डिसीजंस लेने के लिए इस तरह की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट मेथड का यूज़ किया जाता है, और इसी बेसिस पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है। सो नेक्स्ट मेथड है ग्रुप अप्रेजल मेथड. In this appraisal method, employees are rated by an appraisal group consist of supervisor and 3 or 4 other persons who have some knowledge of their performance. This method is devoid of personal bias, but only drawback is very time consuming. सो ग्रुप अप्रेजल मेथड नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का जो अप्रेजल है वो किसी ग्रुप के माध्यम से किया जाता है, और जो ग्रुप है वो उस एम्प्लॉय की का जो सुपरवाइज़र है वो और 3 या 4 और जो अदर सुपरवाइज़र्स हैं वो मिलकर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का एवेल्युएशन करते हैं। इमीडिएट सुपरवाइज़र जो है वो ग्रुप के जो अदर सुपरवाइज़र्स हैं उनको एम्प्लॉय की जॉब ड्यूटीज़ और डिस्क्रिप्शन और जॉब के नेचर के बारे में इन्फॉर्म करता है, क्योंकि वो सबसे अच्छे से जानता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है, क्योंकि सुपरवाइज़र जो है वो एम्प्लॉय के टच में होता है। तो वो सारे ही ग्रुप के अदर मेंबर्स को इन्फॉर्म करता है कि एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस कैसा है, और पूरा ही जो ग्रुप है वो मिलकर जो है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करता है। तो यहाँ इस मेथड का मेरिट ये है कि इस मेथड के माध्यम से जो है एम्प्लॉय का जो अप्रेजल करने वाला जो सुपरवाइज़र होता है उसका बायस जो है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो कोई एक व्यक्ति अप्रेजल नहीं कर रहा है, यहाँ पर 3-4 लोग मिलकर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल कर रहे हैं। तो पर्सनल बायस जो है उसको आने के थोड़े कम चांसेस होते हैं। लेकिन वहीं जो है इसका डिमेरिट ये है कि इस मेथड के माध्यम से बहुत ज़्यादा टाइम लिया जाता है, बहुत बड़े ग्रुप के माध्यम से एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया जाता है, तो कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन को एक दूसरे को इन्फॉर्म करने में और काफ़ी ज़्यादा जो है वो समय लग जाता है। तो ये इस मेथड का डिमेरिट है। नेक्स्ट मेथड है फोर्स चॉइस मेथड. In this method, 5 statements are given for each traits, 2 most descriptive statements, 2 least descriptive statements, and 1 neutral statement. The rater is required to tick one statement each from the most descriptive and least descriptive ones. The aim of this method is to minimize the rater personal bias. तो फोर्स चॉइस मेथड नाम से ही स्पष्ट है कि यहाँ पर जो सुपरवाइज़र है जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवेल्युएशन करता है उसको फोर्सली कुछ स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना होता है।
यहाँ पर जो एम्प्लॉई की परफॉर्मेंस को लेकर कुछ स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, जो एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा तैयार करके उस सुपरवाइज़र को दिए जाते हैं, जिसमें हर जो स्टेटमेंट है उसमें 5 टोटल स्टेटमेंट होते हैं, जिसमें 2 ऐसे स्टेटमेंट होते हैं जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए बेस्ट होते हैं और 2 ऐसे डिस्क्रिप्टिव स्टेटमेंट होते हैं जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के लिए नेगेटिव होते हैं और एक स्टेटमेंट ऐसा होता है जो न्यूट्रल होता है। तो ऐसे करके 5 स्टेटमेंट दिए जाते हैं और जो रेटर है उसको कहा जाता है कि आपको 2 में से 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट में से एक को सिलेक्ट करना है और 2 जो नेगेटिव स्टेटमेंट है उनमें से एक को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ इस मेथड के माध्यम से एम्प्लॉई की जो परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करता है सुपरवाइज़र, उसका जो बायस है वो नहीं आता है, यानी ये बायस को कम करने के लिए जो है इस मेथड का यूज़ किया जाता है। और क्योंकि जब जो सुपरवाइज़र है वो रेटिंग करता है, उस समय उसको नहीं मालूम होता है कि वो कौन से क्वेश्चन को टिक कर रहा है और उसका वेटेज कितना होगा। वेटेज की जानकारी जो है वो सुपरवाइज़र को नहीं होती है, वो सिर्फ टिक करके उस परफॉर्मर को एचआर डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड कर देता है और उस डिपार्टमेंट के पास में ही वेटेज की लिस्ट होती है कि कौन से स्टेटमेंट को उन्होंने कितना वेटेज दे रखा है। तो फाइनल इवैल्यूएशन जो है वो एचआर डिपार्टमेंट के माध्यम से किया जाता है और इस मेथड का मेरिट ये है कि पर्सनल बायस जो रेटर का है वो कम से कम हो सकता है। नेक्स्ट मेथड है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। Each employee is compared with all the others in pair. The number of times an employee is judged better than the other determines his rank. तो पेयर्ड कंपैरिजन मेथड नाम से स्पष्ट है कि यहाँ पर जोड़े बनाए जाते हैं और उन जोड़ों को कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करने के लिए कंपैरिजन किया जाता है सुपरवाइज़र के द्वारा और इस मेथड के माध्यम से ये पता चलता है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हर एम्प्लॉय का दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे हो सकता है कि हम 5 एम्प्लॉय हैं, 5 एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं, A B C D E और यहाँ जो आप एग्जांपल देख रहे हैं इसमें 4 एम्प्लॉय हैं ABCD। तो 4 एम्प्लॉय हैं, इनकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करना है। तो हर एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ में परफॉर्मेंस को लेकर इवैल्यूएट किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। जैसे ए का बी के साथ कंपैरिजन, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ, बी का सी के साथ, बी का डी के साथ और सी का डी के साथ। तो यहाँ पर हर एम्प्लॉय के साथ में जो है वो परफॉर्मेंस को लेकर कंपैरिजन किया जाता है और यहाँ पता चलता है कि 4 में से सबसे बेस्ट एम्प्लॉय कौन है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस परफॉर्मेंस को इवेलुएट करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है कि कितने का जो पैड है वो बनाए जाएंगे। तो n(n-1/2) ये एक फॉर्मूला है जिसके माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने जो है वो पैड बनाए जाएंगे। तो n(n-1/2) इस फॉर्मूला के माध्यम से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कितने जोड़े बनेंगे और हर हर एम्प्लॉय को हर एम्प्लॉय के साथ में जो है वो कंपेयर किया जाएगा। तो ये मेथड बहुत ही अच्छा है और स्पेशली जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि सब में से कौन एम्प्लॉय बेस्ट परफॉर्मेंस दे रहा है, तो हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ में कंपेयर करके इस मेथड के माध्यम से अप्रेजल किया जा सकता है। तो इस मेथड के भी कुछ मेरिट है, कुछ डिमेरिट्स हैं। तो इस मेथड का मेरिट ये है कि इस मेथड के माध्यम से ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बेस्ट एम्प्लॉय कौन सा है, क्योंकि हर एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का दूसरे एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस के साथ में कंपैरिजन किया जाता है। वहीं यहाँ पर जज करना बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो जाता है और रेटर जो है वो बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकता है कि कौन किससे बेटर है। वहीं इस मेथड के कुछ डीमेरिट भी हैं, यानी ये मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा लेंदी है। लेंदी का आशय, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में 500 या 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और वहाँ पर अगर इस मेथड को यूज़ में लिया जाता है एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा कि हर एक एम्प्लॉय को दूसरे एम्प्लॉय के साथ में कंपेयर करना और एम्प्लॉय का जो नंबर है वो 1000 ऑफ एम्प्लॉयज़ है। तो ये लेंदी प्रोसेस है और साथ ही जो है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस भी है, समय बहुत ज़्यादा लग सकता है
और जो कंपैरिजन का जो बेस है वो क्लियर नहीं है। तो कहीं न कहीं इस मेथड के भी कुछ डिमेरिट्स हैं, जिसके कारण जो है वो बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस मेथड का यूज़ करना मुश्किल होता है। And the last method, graphic rating scale method. It is a numerical scale indicating different degrees of a particular trait. The rater is given a printed form for employee to be rated. The form contains several characteristics relating to the personality and performance of employees. तो ग्राफिक रेटिंग स्केल भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है और बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड भी है। और ये मेथड जो है इसका यूज़ बहुत से ऑर्गेनाइजेशन में किया जाता है। और इस मेथड के अंदर जो है वो एक स्केल दिया जाता है, न्यूमेरिकल स्केल होता है, जो एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस है उसके जो ट्रेट हैं उसको लेकर होता है। यहाँ पर रेटर को एक प्रिंटेड फॉर्म दिया जाता है, वो जो कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है। और उस फॉर्म के अंदर एम्प्लॉय की पर्सनालिटी और परफॉर्मेंस से रिलेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं। और रेटर को कहा जाता है कि वो उनमें से जो है वो टिक करे हर एक एट्रीब्यूट को। जैसे आप देख सकते हैं ग्राफिंग स्केल रेटिंग मेथड है ये, और इसमें आप देख सकते हैं ये एक फॉर्म है, परफॉर्मा है, जिसमें एम्प्लॉय का नाम लिखा है। नाम आप लिखें जिस एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस का रेटिंग देना है, डिपार्टमेंट कौन सा है, उसकी जॉब का टाइटल क्या है। और फिर इस परफॉर्मा के अंदर जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को लेकर कुछ पैरामीटर्स हैं। ऊपर आप देख सकते हैं परफॉर्मेंस का लेवल है कि परफॉर्मेंस पुअर है या फेयर गुड है, या फेयर पुअर है, या गुड है, या एक्सीलेंट है। और वहीं साथ में जो है वर्क के भी डायमेंशंस है, परफॉर्मेंस के डायमेंशंस हैं, यानी वो अटेंडेंस है, बिहेवियर टुवर्ड्स सबॉर्डिनेट्स के साथ में उसका बिहेवियर कैसा है, कितना सिंसियर है, कितना डिपेंडेबिलिटी है। तो इनमें से जो है वो सुपरवाइज़र रेटिंग देता है कि अटेंडेंस उसका कैसा है, अच्छा है, बुरा है, या बहुत अच्छा है, बिहेवियर कैसा है, बुरा है, अच्छा है, या बहुत अच्छा है, कितना सिंसियर है, कितना जो है वो डिसिप्लिन में है, कितना पंक्चुअल है। इसको लेकर जो है वो पूरा जो है वो वर्क का डायमेंशंस डिसाइड किया जाता है और उसको लेकर रेटिंग दी जाती है। और जब ये परफॉर्मा सुपरवाइज़र जो है वो पूरा फिल कर लेता है, उसके बाद में इस परफॉर्मे को एचआर डिपार्टमेंट के पास में भेजा जाता है। और वही जो है वो फाइनल स्कोरिंग जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का करता है। तो ये मेथड भी बहुत ही अच्छा मेथड है। इसका मेरिट है कि ये सिंपल मेथड है और बहुत ही अच्छे से समझने वाला मेथड है। लेकिन वहीं जो है वो इस मेथड का भी कुछ डिमेरिट है कि इस मेथड से जब अप्रेजल किया जाता है तो सुपरवाइज़र का कहीं ना कहीं बायस जो है वो इन्वॉल्व हो जाता है, जिससे जो है वो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को एक्चुअली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आज जो है वो हमने परफॉर्मेंस अप्रेजल के सारे ही ट्रेडिशनल मेथड्स को कवर कर लिया है। अगले सेशन में हम परफॉर्मेंस अप्रेजल के कुछ मॉडर्न मेथड्स पे बात करेंगे, जो आज के समय में बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ में लिए जाते हैं। सो थैंक यू।